BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। तो बच्चों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आज का विषय, आज की कक्षा। तो विषय है गणित कक्षा 8वीं और हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्यपुस्तक से लेसन नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स पार्ट 2 अर्थात चतुर्भुज की रचना और प्रकार, जिसका दूसरा भाग आज हम देखेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो इसके पहले बच्चों हम लोग ने चर्चा शुरू की थी और आज का जो चर्चा है उसी को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या समझा? दिए गए मापों के आधार पर चतुर्भुज की रचना करना। तो हमने एक रचना भी देखी थी। उसके बाद मापों के आधार पर चतुर्भुज के प्रकार एवं गुणधर्म पर भी हमने चर्चा की थी। उसमें से कुछ चतुर्भुज के गुणधर्म हमने देखे, कुछ आज देखेंगे। तो हमारी आज की चर्चा होगी मापों के आधार पर चतुर्भुज के जो अन्य शेष प्रकार हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और फिर उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे। तो हमने पहले देखा रचना है चतुर्भुज की, तो उसके प्रमुख साहित्य ये हमने पिछली बार ही देखा। नाम भी आपको पता ही है, आपके कंपास बॉक्स में ये सब होते हैं। कोण मापक होता है, गोला प्रकार, लंगड़ा प्रकार, मापन पट्टी, स्केल, पेंसिल, ये सभी साहित्य हमेशा भूमितीय रचना में उपयोगी होते हैं। और फिर मापों के आधार पे हमने चतुर्भुज के कुछ प्रकार देखे थे, जिसमें पहला था आयत, रेक्टेंगल, और उसके गुणधर्मों को हमने देखा कि आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, आयत के विकर्ण सर्वांगसम तथा एक दूसरे के समद्विभाजक होते हैं। तो जिस चतुर्भुज के चारों कोण समकोण होते हैं उसे आयत कहते हैं। आयत को समकोण चतुर्भुज भी कहते हैं, ये हमने पिछली बार देखा था। फिर हमने दूसरा चतुर्भुज देखा, वर्ग, स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या है? जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं सर्वांगसम हो तथा चारों कोण समकोण होते हैं उन्हें वर्ग कहते हैं। और उनके कुछ गुणधर्म थे, हमने चेक भी किए थे, माप कर देखा भी था कि वर्ग के विकर्ण सर्वांगसम तथा एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। दूसरा, वर्ग के विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। और तीसरा चतुर्भुज हमने देखा था समचतुर्भुज, रोम्बस। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं सर्वांगसम हो वो समचतुर्भुज होता है, और समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो सर्वांगसम नहीं होते लेकिन एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, सर्वांगसम नहीं होते, छोटे बड़े होते हैं लेकिन
लंब समद्विभाजक होते हैं, तो यहाँ पर जो लिखा गया है वह मिस्टेक है। दूसरा गुणधर्म है समचतुर्भुज के विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। तो समचतुर्भुज के विकर्ण आप देख रहे हैं आकृति में भी एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, कोण भी समद्विभाजित करते हैं, कोणों को समद्विभाजित करते हैं, और विकर्ण लंब भी हैं और समद्विभाजक भी हैं, छोटे बड़े हैं, न कि सर्वांगसम। अगला है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। नाम से ही पता चलता है समांतर चतुर्भुज मतलब क्या। तो यह एक आकृति है, ध्यान से देखिए, इसका नाम लिख दिया हमने चतुर्भुज ABCD, और इसको मापन के आधार पे हमें गुणधर्म पता लगाना है, तो हम माप कर ही चेक कर लेते हैं। तो ये जो दो भुजाएं देख रहे हैं सम्मुख, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती अगर उनको हम बढ़ाते हैं तो, मतलब वो समांतर हैं। तो यहाँ AD और BC समांतर हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरी जो सम्मुख भुजाओं की जोड़ी है AB और DC, वह भी अगर बढ़ाएं उनको तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, मतलब ये भी समांतर हैं। तो हमें एक निष्कर्ष मिला, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो सम्मुख भुजाओं की दो जोड़ी है, दोनों जोड़ियां अगर परस्पर समांतर हैं तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। कोण देखते हैं। ये कोण 77 डिग्री दिखा हमें, उसके सामने यानी सम्मुख कोण जो है वह भी 77 दिखा, मतलब यहाँ पर सम्मुख कोण B और D समान है। उसी प्रकार हम A और C को मापेंगे तो वो भी समान ही होंगे। भुजाओं को देख लेते हैं। यहाँ भुजा दिखाई दे रही है मापा पट्टी से, तो 8.7 सेंटीमीटर दिख रहा है, और BD के सामने जो भुजा है वह भी 8.7 सेंटीमीटर ही है, मतलब सम्मुख भुजा सर्वांगसम दिखाई दे रही हैं। चलिए बचे हुए कोण को नाप लेते हैं। यह कोण है 103 डिग्री, तो निश्चित है कि उसके सामने वाला भी अगर हम मापेंगे तो 103 ही मिलेगा, माप कर आप देखेंगे। तो अब खास बात क्या है, तो आप संलग्न क्रमिक कोणों को देखिए, B और C को 77, 103, इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 180, 180। C और D 103 और 77 जोड़ेंगे 180। A और D इन कोणों को जोड़ेंगे तो भी 180। A और B इन संलग्न कोणों को जोड़ेंगे तो भी 180 ही आ रहा है, मतलब चारों जोड़ियां जो है क्रमिक कोणों की या संलग्न कोणों की वह संपूरक हैं, उनका योग 180 है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण तथा सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होते हैं, ये हमने माप कर देखा, और समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते हैं, ये गुणधर्म हमें ध्यान रखना है। और एक बात कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात एक दूसरे को समान भागों में विभाजित करते हैं। तो ये रहे समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म, जो कि हमने प्रत्यक्ष माप कर चेक किया, क्योंकि मापन के आधार पर ही हम देख रहे हैं गुणधर्म। अगला चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। यह क्या है? तो यह कुछ इस तरह की आकृति है। इसमें
क्या निरीक्षण करना है, तो आप देखेंगे ये चतुर्भुज WXYZ में जो भुजा WZ और XY अगर उसको हम बढ़ाते हैं तो वो समांतर ही है, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। लेकिन XW और YZ को बढ़ाएंगे तो वो प्रतिच्छेदित कर देंगे, मतलब एक जोड़ी समांतर है, दूसरी जोड़ी नहीं समांतर है सम्मुख भुजाओं की। तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की केवल एक जोड़ी ही समांतर हो उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं, एक जोड़ी के कारण। अब चलिए कोणों को देखते हैं माप के। तो ये एक कोण 56 दिख रहा है यहाँ पर, दूसरा 71, Z कितना है वो भी माप के देखेंगे 109, और W को माप के देखते हैं तो वह मिलता है 124। अब कोणों को ध्यान से देखिए तो X और Y को मिलाने पर संपूरक नहीं हो रहा है और न ही वो समान है, लेकिन Y और Z को देखेंगे तो 71 और 109 उनको मिलाएंगे तो 180 हो रहा है। गुड। अब Z और W को देखते हैं तो Z और W को जोड़ेंगे तो भी वो 200 के ऊपर जा रहा है, मतलब कोई विशेष गुणधर्म नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन W और X को देखते हैं तो 56 और 124 वह मिलाकर 180 हो गया। मतलब क्या हुआ कि समलंब चतुर्भुज में चारों संलग्न जोड़ियां संपूरक नहीं है, लेकिन दो जोड़ी संपूरक दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हैं ना यहाँ पर 71 और 109 ये संपूरक हैं और 56 और 124 संपूरक हैं। मतलब समलंब चतुर्भुज के संलग्न कोणों की दो जोड़ी ही संपूरक होते हैं, ये हमें दिखाई देता है। अगली आकृति है पतंग, काइट। पतंग क्या है? तो पतंग में विकर्ण बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप देख रहे हैं किस तरह से ये टी रूप में दिखाई दे रहा है, क्रॉस कटा हुआ। एक विकर्ण छोटा एक बड़ा दिखाई दे रहा है, जबकि इसमें एक विकर्ण ने क्या किया है, दूसरे विकर्ण को आधे आधे में बांटा हुआ है और लंब भी है, और उनके शीर्ष को जोड़ देंगे तो इस तरह से एक चतुर्भुज बनता है। तो यहाँ पर विकर्ण लंब है और उसमें एक विकर्ण ने दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित भी कर दिया है। तो दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं कर रहे हैं, एक कर रहा है किसी दूसरे को, और नाम दे दिया हमने ABCD। तो पतंग के लिए क्या परिभाषा बनती है? जिस चतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का लंब समद्विभाजक हो उसे पतंग कहते हैं। दूसरा विकर्ण जो है वो पहले विकर्ण का लंब तो होगा, लंब समद्विभाजक नहीं होता। अब उनके कुछ भुजाओं को नाप कर देखते हैं। यह भुजा 4.8 दिखाई दे रहा है, उसकी संलग्न एक भुजा दूसरी जो देखते हैं वो भी 4.8 दिख रहा है, यानी संलग्न भुजा की एक जोड़ी तो सर्वांगसम हो गई। दूसरी देखते हैं 3.2 है यहाँ पर। AB BC को माप के देखते हैं तो वह भी 3.2 निकला। तो दूसरी एक जोड़ी है वह भी सर्वांगसम है। लेकिन AD और AB अलग अलग माप के हैं, BC और DC अलग अलग माप के हैं, यानी संलग्न भुजाओं की सभी जोड़ियां समान नहीं है। तो संलग्न भुजाओं की दो जोड़ियां सर्वांगसम होती हैं पतंग में, और सम्मुख कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम होती है। कौन सी? तो A और C जो है वो समान है, A, B और D अलग अलग माप के हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधे प्रश्न संग्रह 8.3 आपके पेज नंबर, पुस्तक में पेज नंबर 49 पर है।
प्रश्न है, किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के माप 3x - 2 डिग्री तथा 50 - x डिग्री हो तो चतुर्भुज के प्रत्येक कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो आकृति है समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज में हमने देखा सम्मुख कोण जो है सर्वांग सम होते हैं, ये गुणधर्म है उसका, और संलग्न कोण संपूरक होते हैं, ये भी गुणधर्म है उसका। तो इन्हीं गुणधर्मों का उपयोग करके हम प्रश्न हल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं, सम्मुख कोण के माप दिए गए हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 3x - 2 जो ये है एक कोण, और 50 - x जो ये कोण है वो समान होंगे। इस समीकरण को हम हल करते हैं। 3x - 2 = 50 - x। सजातीय पद को एक पक्ष में लेते हैं, 3x - x को लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस x हो गया, 50 वहाँ पर पहले से ही है, -2 राइट साइड में गया तो +2 हो गया। Therefore 3x + x 4x हो गया, और 50 + 2 52 हो गया। Therefore 4 = 52/x। 4 से भाग दे देंगे तो कट जाएगा 13 बार। तो x = 13, x का मान 13 मिल गया हमें, तो x बराबर 13, ये मैंने लिखा राइट साइड में। परंतु हमारे कोण है 3x - 2 और 50 - x, तो वहाँ पर हम x का मान रखेंगे, इसलिए 3 पहले कोण का माप जो है वो 3x - 2 है, अर्थात 3x मतलब 3 × 13 - 2, तो ये हो जाएगा 39 - 2, 13 × 39 = 37। तो पहले कोण का माप 37 मिल गया। तो पहले कोण का माप 37 डिग्री हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो पहले कोण का माप हमें मिल गया। अब चलते हैं दूसरे कोण का माप। तो दूसरे कोण का माप भी समान होगा, जो कि सम्मुख है उसके। तो उसके सम्मुख कोण का माप मिल गया 37। तो दो कोण के माप तो मिल गए हमें। अब हम दूसरा गुणधर्म इस्तेमाल करेंगे कि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते हैं, उनका योग 180 होता है। तो मान लो भी किसी भी ये जो कोण दिया गया उसमें से एक कोण के संलग्न कोण जो है वो y है। तो पहला कोण जो है 37 और संलग्न y, इनका योग मिलाकर कितना होगा 180, हमने जाना है ये, इसलिए y बराबर कितना हुआ, तो 180 में से 37 घट गया, आ गया 143 डिग्री। तो y हो गया 143, जो कि संलग्न है दिए गए कोण का। तो y = 143 सॉरी। तो y के सम्मुख जो वो दूसरा कोण है वो भी 143 ही होगा। तो y बराबर 143 हुआ। इस प्रकार चारों कोण हमें मिल जाएंगे। पहला कोण 37 था, दूसरे कोण का माप क्या होगा 143, फिर तीसरा जो सम्मुख है वो 37 ही है, तो चौथा क्या होगा 143। ये हमने रिजल्ट देख लिया। तो दो गुणधर्म का प्रयोग किया। सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं समांतर चतुर्भुज के, और संलग्न कोण संपूरक होते हैं। इन गुणधर्मों का प्रयोग करके हमने यह प्रश्न हल किया। अगला, समांतर चतुर्भुज की संलग्न आकृति के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह है पेज नंबर 50 पर। तो यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं एक बार। ये जानकारियां दी गई हैं, आगे प्रश्न चिन्ह है, हमें वहां पर मान लिखनी है। आकृति कुछ इस तरह से है। चतुर्भुज दिया गया है WXYZ, विकर्ण दिए गए हैं और माप दिया गया है। शुरू करेंगे। पहले
WZ अगर 4.5 है, पहले प्रश्न में लिखा है कि यदि लेंथ WZ 4.5 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज के कारण WZ की सम्मुख भुजा XY यह 4.5 होगी, बराबर ना। तो प्रश्न में है XY कितना, तो कितना हो जाएगा 4.5। दूसरा प्रश्न, YZ दिया 8.2, YZ 8.2 दिया गया है, तो YZ की सम्मुख भुजा WX वो भी 8.2 होगी। तो XW हो गया 8.2 सेंटीमीटर। गुड। तीसरा, OX 2.5, OX मतलब विकर्ण का आधा है वहाँ पर 2.5, तो दूसरा आधा OZ भी 2.5 हो जाएगा और पूरा विकर्ण हो जाएगा XZ 2.5 प्लस 2.5 5। तो प्रश्न में क्या पूछा है, OZ का मान, तो OZ उतना ही होगा 2.5। चौथा, यदि WO 3.3 है, WO मतलब दूसरे विकर्ण का आधा, तो उसका दूसरा आधा हिस्सा भी 3.3 हो गया। लेकिन प्रश्न पूछा गया है WY कितना, मतलब पूरा विकर्ण कितने का हुआ लंबाई, तो 3.3 3.3 6.6 हो जाएगा। अब कोण WZY 120 है, तो WXY क्या होगा, उसका सम्मुख कोण है तो समान होगा 120 डिग्री। और फिर कोण XWZ क्या होगा, XWZ संलग्न कोण है, मतलब वो संपूरक होता है, तो 120 में से 180 में से 120 कट जाएगा, बचेगा 60 अंश। तो ये इस तरह से निरीक्षण द्वारा हमने हल किया प्रश्न। एक टेक्निकल इसमें गड़बड़ी क्या है बच्चों, आपको पता है, आप देख रहे हैं एक भुजा 8.2 है और विकर्ण कोई भी 8.2 नहीं है, मतलब विकर्ण से बड़ी भुजा है, मतलब ये जो आकृति है टेक्निकली गलत है। लेकिन जो भी जानकारी दी गई हमने गुणधर्म के आधार पे इसको हल किया कि वैसे ये आकृति बन नहीं सकती कि विकर्ण छोटा हो और भुजा बड़ी हो, लेकिन प्रश्न ऐसे पुस्तक में छपा है, तो हमने गुणधर्मों के आधार पे ये प्रश्न हल किया। अगला है चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए। अब समांतर चतुर्भुज बनाना है तो आप अपना साहित्य रेडी रखिए, कंपास, पेंसिल, गोला प्रकार का कोण मापक, ये सब रेडी होगा तो हम रचना करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर है, कोण ABC 40 अंश है और AB जो है वो 3 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम कच्ची आकृति, हम क्या करते हैं, कच्ची आकृति बना लेते हैं खींच के। समांतर चतुर्भुज जैसा एक आकृति बना लेते हैं हम, और नाम दिया गया है तो हम नाम भी लिख लेते हैं उसको। ये कच्ची आकृति है इसलिए उसके नीचे कच्ची आकृति लिख दिया हमने, और अंदाज से हम अपने अपने बिंदु को लिखेंगे। क्रम से ABCD हो गया। उसमें BC 7 है तो हमने BC के नीचे 7 लिखा। ABC कोण 40 है, AB 3 है, ये हमने दर्शा दिया। अब चतुर्भुज की रचना करनी है तो उसमें एक गुणधर्म प्रयोग करेंगे कि संलग्न कोण संपूरक होते हैं। तो B 40 है तो C 180 में से 40 कम कर देंगे, 140 होगा। और AB 3 है तो CD भी उसकी सम्मुख भुजा 3 ही होगी। अभी ये जानकारियाँ हमारे पास हैं, अभी 5 जानकारियाँ, तो अब हम इनका प्रयोग करेंगे रचना करने में। तो सबसे पहले किसको बनाएंगे, तो BC को बनाएंगे। BC को आधार मानकर शुरू करेंगे ताकि उस पर कोण बनाया जा सके। तो पट्टी लेते हैं, लिखा है BC 7 कच्ची आकृति में, तो 7 सेंटीमीटर पर 7 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचेंगे, आ गया ये 7। अब क्या है,
एक तरफ 40 अंश का कोण है। तो हमने लेफ्ट में चांदा रखा, 40 अंश कहाँ है आपने देखा, राइट साइड से 10, 20, 30, 40 निशान लगाया और फिर रेखाखंड के शीर्ष और उस बिंदु को मिला दिया। थोड़ी बड़ी रेखा खींचेंगे तो ये बन गया। अब राइट साइड के शीर्ष बिंदु पर भी वही सेम काम करेंगे, चांदा रखेंगे, लेकिन कोण कितना है सी पर 140। तो लेफ्ट साइड से 140 गिनेंगे, तो कहाँ है 140, यहाँ पर मिला, निशान लगा दिया हमने। अब उस बिंदु और रेखाखंड के शीर्ष बिंदु को मिला देंगे। चलिए इतना काम हो गया। अब ऊपर उस दोनों रेखाओं के ऊपर बिंदु कहाँ पर है, ए और डी, ये निर्धारित करना है। तो ए भी 3 सेंटीमीटर है, हम देख रहे हैं ना, और डी सी भी 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी से ए 3 दूरी पर है, तो हम एक चाप लगाते हैं। तो 3 सेंटीमीटर का एक चाप लिया हमने, उसको बी की तरफ रखा और वहाँ लगा दिया चाप, जो कि उस रेखाखंड को काट रहा है। ठीक ऐसे ही राइट साइड में यानी सी के लिए रखेंगे और वही 3 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे। तो हम देखते हैं दोनों चाप ने रेखाखंड को काटा हुआ है, वहाँ अलग अलग। उस प्रतिच्छेदन बिंदु को पट्टी से जोड़ देंगे और ध्यान से देखो तो ये भी साथ ही हो रहा है, गुणधर्म मिल रहा है बराबर। तो हमने इसको मिला दिया। अब यह चतुर्भुज बन गया, उसका नाम दे देंगे। तो नाम कौन सा है, कच्ची आकृति को ध्यान से देखते हुए, ए बिंदु, बी, सी, डी और उसके माप को भी BC 7 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया गया है। AB 3 सेंटीमीटर ये भी दिया गया है और कोण ABC 40 अंश है। तो इस तरह से जो चतुर्भुज हमें चाहिए था हमने बना दिया और उसके माप बराबर मैच हो गए। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।